हेलो फ्रेंड्स, आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने जो है आईसीआर नेट की जो यूनिट है 1, 2, 3, 4 जो भी यूनिट है उसमें हम लोगों ने जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो पहला टॉपिक हमने जो है कल डिस्कस किया था, वीडियो आपको जो है मिल गई है। दूसरा टॉपिक जो है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन का है। तो चलिए जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग जो है सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है देख लेते हैं सेल के बारे में। तो देखिए सेल जो होती है, सेल ये जीवन की या फिर लाइफ की कहें, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी लिविंग बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए सेल जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। अब सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, इस तरीके से मल्टीपल जो है सेल ऑर्गेन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर वेरियस तरीके के फंक्शन भी होते हैं, तो इसीलिए जो है सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ की। अब देखिए वायरस जो होता है, वायरस के अंदर सेल होती नहीं है, इसीलिए वायरस जो है ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है। वायरस जो होगा वो एक प्रकार से एक्सेप्शन होगा। तो सेल क्या है? सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ। ठीक है। सेल को डिस्कवर किसने किया? सेल को डिस्कवर किया गया 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया। इन्होंने कॉर्क कैम्बियम में, जो लकड़ी के ऊपर जो छिलका होता है, ऊपर मतलब पेड़ पे अगर जब आप पेड़ देखते हैं तो ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम में इन्होंने जो देखा था सेल को, इस तरीके के चैम्बर जो है इनको दिखे थे, छोटे छोटे। प्रत्येक चैम्बर को इन्होंने सेल कहा था। प्रत्येक चैम्बर को इन्होंने सेल कहा। ये जो सेल थी ये नॉन लिविंग थी। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया ये क्या थी? नॉन लिविंग सेल थी। तो पूछा जाता है लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल को 1674 में, 1674 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जो है डिस्कवर किया। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जो है डिस्कवर किया 1674 में लिविंग सेल को। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये तो हो गई सेल की डिस्कवरी की बात। सेल है क्या और सेल को किसने डिस्कवर किया है। एक्सेप्शन क्या है? वायरस, क्योंकि सेल जो है वायरस में नहीं पाई जाती। वायरस नेकेड आरएनए होता है या तो फिर नेकेड डीएनए होता है। जैसे टोबैको मोजेक वायरस आरएनए वायरस है, कलीफ्लावर मोजेक वायरस डीएनए वायरस है। ठीक है, तो अभी जो है क्या है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल, जैसा कि हमने बताया ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको बताया किसने, किसको जो है बताया किसने? तो देखिए सबसे पहले एक डुट्रोचेट नाम के वैज्ञानिक थे। डुट्रोचेट नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1824 में 1824 में ये देखा कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी जो है सेल से मिलके बने हैं। 1838 में जो है 1838 में एक स्लाइडन नाम के जो है वैज्ञानिक आए। स्लाइडन ने ये पाया कि जो प्लांट सेल है, जो प्लांट है वो जो है सेल से मिलके बने हैं। और 1839 में 1839 में स्वान नाम के एक वैज्ञानिक आ गए। स्वान ने जो है एनिमल में ये पाया कि एनिमल भी सेल से मिलके बने हैं। तो जब इन्होंने ये पाया कि भाई जो बायोलॉजिकल
टिश्यू हैं सेल से मिलके बने हैं। इन्होंने एनिमल में देख लिया, स्वान ने और स्लाइडर ने प्लांट्स में देख लिया कि सभी जो है सेल से मिलके बने हैं। तो इनके सबकी थ्योरी को कंक्लूड करके ये बताया गया कि जो कोई भी लिविंग बॉडी है, जो लाइफ है, उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन है? सेल है। इसी तरीके से आगे चल करके और जो है स्टडीज हुई तो ये कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि सेल थ्योरी जो दी गई वो इन्हीं लोगों के द्वारा दी गई। सेल थ्योरी पूछा जाता है, सेल थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया? सेल थ्योरी दिया गया स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा 1838-1839 में। तो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये बताती है हमको कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ। ठीक है। इसका एक्सेप्शन सेल थ्योरी का क्या है? वायरस। वायरस जो है एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्योंकि वायरस के अंदर किसी प्रकार की कोई सेल नहीं पाई जाती है। तो ये तो हो गई बात सेल थ्योरी की। अब देखिए जो सेल थ्योरी है, सॉरी, ये जो सेल थ्योरी है इसका लॉजिकल जो है एक्सटेंशन दिया गया। एक वैज्ञानिक थे, इसका जो है लॉजिकल एक्सटेंशन दिया गया। एक वैज्ञानिक थे कार्ल नगेली, एक वैज्ञानिक थे कार्ल नगेली, कार्ल नगेली। इन्होंने जो है सेल थ्योरी लॉजिकल एक्सटेंशन दिया। लॉजिकल एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि एक लॉजिक इन्होंने लगाया कि जो नई नई कोशिकाएं बन रही हैं ये किस तरीके से बन रही हैं। तो इन्होंने कहा कि जो नई नई कोशिकाएं बन रही हैं ये हो ना हो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, जो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उन्हीं से बनती हैं। लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए। तो 1846 में जो है कार्ल नगेली ने सेल थ्योरी का लॉजिकल एक्सटेंशन दिया था। तो इसको प्रूफ किसने किया? इसको प्रूफ किया जो है एक रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1853 में 1853 में इसको प्रूव कर दिया कि जो नई सेल होती हैं वो पुरानी सेल में डिवीजन से जो है बनती हैं। तो इसको कहा गया सेल लीनिएज थ्योरी। इसको कहा गया सेल लीनिएज थ्योरी। सेल लीनिएज थ्योरी कहा गया इसको। और सेल लीनिएज थ्योरी का क्रेडिट किसको जाता है? विर्चो को जाता है। सेल लीनिएज थ्योरी का क्रेडिट किसको जाएगा? विर्चो को जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि लॉजिकल एक्सटेंशन सेल थ्योरी का किसके द्वारा दिया गया? 1846 में कार्ल नगेली के द्वारा दिया गया। सेल लीनिएज थ्योरी किसके द्वारा दी गई? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई। समझ गए? तो ये जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने सेल को डिस्कस किया, हिस्ट्री सेल की डिस्कस की, सेल थ्योरी को डिस्कस किया हमने जो है। अब देखिए जो सेल होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं और दूसरी जो है यूकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राइमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा या फिर हम कहें जिनमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाएगा, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। जैसे बैक्टीरियल सेल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल होता है, या फिर माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है इसमें जो है न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, या फिर हम कहें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर एक हमको इन्वेलप देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो सेल जो है कितने तरीके की हो गई? सेल दो तरीके की हो गई। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी जो है यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं आप इनको, प्रिमिटिव या फिर फॉल्स। और यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू या फिर वेल डेवलप्ड।
वेल डेवलप्ड। और यहाँ पे ये जो कैरियोटिक लिखा है ये कैरियन से बना है, कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होगा या फिर प्रिमिटिव टाइप का होगा, फाल्स होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि बैक्टीरियल सेल, जैसे कि बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार से बैक्टीरियल सेल होती है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती, जबकि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल पाई जाती है। समझ गए? तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल में। इसमें क्या एग्जांपल है, इसमें प्लांट सेल आएगी और एनिमल सेल आएगी। प्लांट सेल और एनिमल सेल किस में आएगी भाई, यूकैरियोटिक सेल में आएगी। समझ गए? तो दो तरीके की कोशिकाएं हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा डिफरेंस जो है और देख लेते हैं। एक मेजर डिफरेंस क्या हो गया, न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा या फिर फाल्स होगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड होगा। और क्या अंतर है, क्या और कोई अंतर होता है? बिल्कुल होता है, अंतर होते हैं, काफी अंतर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा कि हमने आपको बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी ये एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी ये एब्सेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस जिसको केंद्रिका बोलते हैं, ये जो है क्या होगी, एब्सेंट होगी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेगी। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे ये एब्सेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या है, जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाएगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, गाल्ची बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, या फिर ग्लाइऑक्सीसोम में सिंगल बॉडी पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो यहाँ पे एब्सेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल में। नॉन मेम्ब्रेनस सेल, यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाएगा जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाएगा, वो भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। तो यहाँ पे 70S टाइप का जो है राइबोसोम पाया जाएगा। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये रखा गया, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट। यहाँ पे 70S और 80S दोनों तरीके, 70S भी पाए जाएंगे और 80S टाइप के राइबोसोम, दोनों राइबोसोम यहाँ पे पाए जाएंगे। राइबोसोम का मतलब क्या है, राइबोसोम जो है ये 200 एंगस्ट्रॉम के पार्टिकल्स लाइक जो है स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करते हैं। इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इंजन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है एक प्रकार से देखा जाए तो, और प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार से एंजाइम्स को बनाता है, क्योंकि सभी एंजाइम्स जो है प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, ये सेल की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है करने में मदद करते हैं, एक प्रकार से इंड्यूसर का काम करते हैं। एंजाइम्स के बिना कोई भी एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो है इसको इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल को चलाने का काम किसका है, राइबोसोम का, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन बन रहा है, राइबोसोम के अंदर एंजाइम बन रहा है। समझ गया? तो यहाँ 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा, यहाँ पे 70S और 80S दोनों तरीके के राइबोसोम पाए जाएंगे। और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो डीएनए होगा ये नेकेड होगा, ये किसी प्रकार की प्रोटीन से कवर्ड नहीं होगा, सुपर कॉइल्ड होगा।
तो डीएनए होगा ये सुपर क्वाइल्ड होगा और नेकेड होगा। यहाँ पे जो डीएनए होगा ये डीएनए जो होगा ये पैक्ड होगा। ये पैक्ड होगा किसके साथ? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय होती है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है एसिडिक नेचर की होती है। हिस्टोन प्रोटीन में जो है H1, H2A, H2B, H3 और H4 आते हैं हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है बहुत सारी प्रोटीन है नहीं। तो अब यहाँ पे डीएनए क्या है? पैक्ड है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे क्या है? नेकेड है। अब डीएनए यहाँ पे जो पाया जाता है ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, यहाँ पे लीनियर होता है। यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ पे लीनियर, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम जो है यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ पे लीनियर। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। नेक्स्ट अंतर क्या है कि यहाँ पे जो सिस्टम पाया जाएगा, एमआरएनए पाया जाएगा, या फिर हम कहें यहाँ पे जो एमआरएनए पाया जाएगा ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक रहेगा। ये जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक रहेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए रहेगा। यहाँ पे जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? सिस्ट्रॉन जो होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है। सिस्ट्रॉन जो होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे प्रोकैरियोट में क्या होता है, बहुत सारे जो है जीन जो हैं, जीन ए बी सी, ये आपस में मिल जाते हैं और ये एक यूनिट बनाते हैं। इनका एक ही प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर होता है। इनका एक ही प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर होता है जो इन जीन को जो है कलेक्टिवली क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ये जो है, ये जो जीन है तीनों, इनका एक ही जो है एमआरएनए बनता है। इनका जो है एक ही एमआरएनए बनता है। तो यहाँ पे इस जीन का भी सिस्ट्रॉन, इस जीन का भी सिस्ट्रॉन और इस जीन का भी सिस्ट्रॉन, तीनों जीन का सिस्ट्रॉन होता है। तो कई सिस्ट्रॉन जो है एक एमआरएनए में कलेक्टिवली ज्वाइंट रहते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। यहाँ पे क्या बनता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक जीन का, जहाँ जीन ए है तो इसका रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर होगा, जीन बी है तो उसका रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर होगा। देखिए रेगुलेटर का मतलब है कि ऐसा जो है डीएनए सीक्वेंस जो कि इन जीन्स के एक्सप्रेशन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब ये कंट्रोल कैसे करता है? कंट्रोल ये करता है कि यहाँ पे ये एमआरएनए ये भी बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन जो है यहाँ पे ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होती है और इसको फिर कंट्रोल करती है। ऑपरेटर रीजन पे रेगुलेटर प्रोटीन बाइंड करेगी। ये जो प्रमोटर रीजन है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए लिख रहा हूँ मैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज किसका काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी रहता है। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से अगर डीएनए बन जाता तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम लोग समझ लिए। हालांकि ये जीन रेगुलेशन में हमने अच्छे से समझाया है, वो आप देख सकते हो। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन एक प्रकार से होता है ये बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ये जो है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। वेल डेवलप्ड एक प्रकार से सेल डिवीजन प्रक्रिया होती है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये बहुत ही छोटी होती है, 2 से 100 माइक्रोन तक की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है 2 से 10,000 माइक्रोन तक की होती है, माइक्रोन मीटर तक की होती है। तो ये मेजर डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, समझ गए। अब देखिए चलते हैं हम आगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हमने डिफरेंस को समझ लिया, सेल की हिस्ट्री को समझ लिया, सेल थ्योरी को समझ लिया। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का एक हम फिगर बना लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं इनको समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो है यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये इस तरीके से हमने फिगर एक ड्रॉ कर लिया।
फिर ये जो है हमने, अब देखिए ये क्या है, ये जो है सेल, सॉरी ये क्या है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये क्या है, कैप्सूल है, क्या है, कैप्सूल है। और ये जो है ये इसकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो स्पेस बच रहा है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल वॉल हो गई, और ये प्लाज्मा, यहाँ पे जो बच रहा है इसको बोलते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। ये जो स्पेस होता है यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है भरे रहते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड करने का काम जो है करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड करने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट यहाँ पे डिग्रेड्स होते हैं, उसके बाद जो है अंदर आते हैं, बैक्टीरिया जो है उसको अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ इसके एक्सटेंशन से एक जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, जिसको बोलते हैं मीजोसोम, इसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम का काम क्या है, मीजोसोम जो है डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है, एंजाइम्स के प्रोडक्शन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो मोस्ट ऑफ द जो फंक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, मीजोसोम के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना तो गोल्जी बॉडी है, ना लाइसोसोम है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे जो है राइबोसोम है, राइबोसोम रहेंगे यहाँ पे। और ये जो राइबोसोम रहेंगे ये कौन से रहेंगे, 70S टाइप के राइबोसोम रहेंगे, 70S टाइप के जो है राइबोसोम यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इस बैक्टीरिया का एक अपना डीएनए जो है इस तरीके से रहेगा, जो कि इस मेम्ब्रेन से ही क्या रहेगा, अटैच रहेगा, इस मेम्ब्रेन से ही अटैच रहेगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ नहीं बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, समझ गए। अब इसके डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए के अतिरिक्त यहाँ पे एक और जो है सर्कुलर डीएनए होगा, यहाँ पे एक और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा, जिसके पास अपना जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसको बोलते हैं ओरिसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल से अलग होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होता है, क्योंकि इसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है, तो इसमें अगर हम डीएनए इंसर्ट कर दें, कोई डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट कर दें, तो उसकी भी मल्टीपल कॉपी ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस प्लाज्मिड को बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है जीन क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से बताया है, एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं, PBR 322, PBR 327, PUC8, PUC18, PUC19, इस तरीके से मल्टीपल जो है प्लाज्मिड होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मिड। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है, इसमें जो है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला, बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है, ये बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मदद करता है, लोकोमोशन इसको बोलते हैं। तो लोकोमोशन का जो काम होता है, ये लोकोमोशन का जो काम होता है ये फ्लैजिला के द्वारा होता है। तो लोकोमोशन का काम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बैक्टीरिया जो जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, फ्लैजिला के द्वारा जो है जाता है। लोकोमोशन का काम जो है फ्लैजिला के द्वारा होता है।
अब यहाँ पे जैसे ये फ्लाइएला निकला हुआ है, इसी तरीके से कुछ जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से इसमें से निकलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकलते हैं इसमें से, जिनको बोल देते हैं सिलिया। इनको बोल देते हैं सिलिया। सिलिया का काम क्या है? सिलिया जो है फ्लैजेला से अलग होते हैं। सिलिया क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया जो है वाटर स्ट्रीम में तैरता है तो ये सिलिया जो है उस वाटर स्ट्रीम में अगर उसको न्यूट्रिटिव टिश्यू बैक्टीरिया को मिल गए, कोई ग्रीन जो है ग्रीनरी मिल गई, तो उससे चिपकने का काम करते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो यहीं से जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, और जिसको बैक्टीरिया जो है अपटेक कर लेती है। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो है सिलिया करता है। लोकोमोशन का काम जो है फ्लैजेला के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मिड इसके अंदर पाया जाता है। प्लाज्मिड जो है डिफिनीशन हम क्या देते हैं, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। समझ गए। अब इसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर भाई फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड भी तो भरा रहेगा, बिना फ्लूइड के तो कुछ होना नहीं है, लिक्विड भरा रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइटोसॉल। इसको हम बोलेंगे साइटोसॉल। साइटोसॉल क्यों बोलते हैं? देखिए, जो भी सेल होती है, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड भरा रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर है तो उसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में बट गया, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म तब हम बोलते हैं जब उस लिक्विड में मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस दोनों प्रकार के सेल ऑर्गेनिल्स जो है प्रेजेंट हो। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स हाई नहीं, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स हाई नहीं, केवल नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स है जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्योंकि बिना राइबोसोम के तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई मशीनरी चलेगी ही नहीं। तो राइबोसोम जो है ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनिल्स है। राइबोसोम जो है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनिल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, कहाँ पे थे हम लोग, हम लोग बात कर रहे थे इसकी, हाँ प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल है ना, और ये जो है क्या करता है, हेल्प करता है हमको किसकी, मल्टीपल जीन की मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल था उसको हमने जो भी समझ लिया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है ये कैप्सूल सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो कैप्सूल होता है ये नहीं पाया जाता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो है कैप्सूल पाया जाता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाएगा। कैप्सूल जो है, जो भी हमने आपको बताया कैप्सूल पाया जाएगा, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल है ये बना किसका होता है, ये जो कैप्सूल है ये लिपोसैकेराइड का बना होता है। लिपोसैकेराइड का बना होता है। लिपोसैकेराइड मतलब लिपिड प्लस सैकेराइड, यही पूछा जाता है। कैप्सूल जो किसका बना होता है, लिपोसैकेराइड का बना होता है। और जो सेल वॉल हमने डिस्कस किया, सेल वॉल जो बनी होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान की बनती है, ये लिख लीजिए भाई, पेप्टाइडोग्लाइकान। सेल वॉल बैक्टीरिया में किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होगी। पेप्टाइडोग्लाइकान मतलब देखो, पेप्टाइड का मतलब यहाँ पेप्टाइडो अगर लग गया तो मतलब प्रोटीन हो गया, ग्लाइकॉन मतलब सैकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का क्या बना होगा, सेल वॉल, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का।
लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट का क्या बना है, कैप्सूल बना है। कैप्सूल किस में नहीं पाया जाएगा, कैप्सूल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया हैं ये जो है किस में आएंगे, ग्राम पॉजिटिव में आएंगे। या फिर हम कहें स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ये किस में आएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आएंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल जो है एब्सेंट होगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है इन कंपेरिजन टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कितनी थिक होगी, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 3 to 100 माइक्रोन मीटर का जो है सेल वॉल होता है, जबकि यहाँ पे 3 to 8 माइक्रोन मीटर का जो है सेल वॉल मोटी होती है, थिकनेस जो होती है सेल वॉल। अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आएंगे कौन से बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास का नाम आपने सुना होगा। स्यूडोमोनास जो आएंगे ये कहाँ आएंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आएंगे। अब देखिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता क्या है, ये हम क्यों बार बार कह रहे हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बोल क्यों रहे। देखिए एक ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे, एक जो है ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1884 में 1884 में एक एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया को लेकर के। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, इसको क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट से क्या किया, स्टेन कर दिया, क्रिस्टल वायलेट से स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद इसको जो है आयोडीन सोल्यूशन में रख दिया, आयोडीन सोल्यूशन में रख दिया। आयोडीन सोल्यूशन में रखने के बाद इसको अल्कोहल से वॉश कर दिया, अल्कोहल से जो है वॉश कर दिया। अल्कोहल से वॉश करने के बाद सैफ्रानिन में डाल दिया, सैफ्रानिन एक प्रकार से डाई होती है, सैफ्रानिन में डाल दिया। सैफ्रानिन में डालने के बाद जो बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया, मतलब ये मान लो इन्होंने ए कॉलोनी को ग्रुप, ए कॉलोनी को लिया, बैक्टीरिया की ए कॉलोनी है, इसको लिया इन्होंने, इसको क्रिस्टल वायलेट में रखा, आयोडीन में रखा, अल्कोहल से वॉश किया, सैफ्रानिन में रखा। इसके बाद सपोज दैट बैक्टीरिया ए जो कॉलोनी है इसने पर्पल कलर दे दिया, इसने जो है पर्पल कलर दे दिया, तो पर्पल कलर अगर दे दिया तो इसको इन्होंने कह दिया पॉजिटिव, पर्पल कलर अगर दे दिया तो पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन हो गई, हमने जैसा कि आपको बताया स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये हो गया। अब इन्होंने दूसरी कॉलोनी ली, मान लो स्यूडोमोनास की कॉलोनी ले ली, बी कॉलोनी, यही एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट उसमें भी किया। अब जब रेड अगर आ गई कॉलोनी तो इसको क्या कह देंगे, ग्राम निगेटिव। तो ये जो है अगर ये प्रोसेस करने के बाद रेड कलर आता है तो ग्राम निगेटिव, पर्पल कलर आता है तो ग्राम पॉजिटिव। समझ गए, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है ये आपने समझ लिया। ग्राम निगेटिव में जो है कैप्सूल पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में कैप्सूल नहीं पाया जाता है। कैप्सूल का काम क्या है, कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंसी देता है, कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंसी देता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, अंतर इसमें क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया और यूकैरियोटिक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो है बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल और माइक्रोप्लाज्मा जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने फिगर भी बना लिया। अब यूकैरियोटिक सेल का फिगर जो है हम लोग बना लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इसमें प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल को बनाने के लिए इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे फिगर, ये आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद ये जो है इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। हेक्सागोनल शेप में होती है प्लांट सेल, 6 भुजाएं आपको दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं दिखेंगी।
जैसा कि हमने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है हमको देखने को मिलेगा इस तरीके से। इस तरीके से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमको जो है क्रोमैटिन फाइबर जो है देखने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा। एक बड़ी से जो है रिक्त स्थान देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे वैक्यूल। ये क्या हो जाएगा? वैक्यूल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिक्तिका प्लांट सेल में। और फिर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे भाई? फ्लूइड भरा रहेगा, यहाँ पे भी फ्लूइड भरा रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन और जो है देखने को मिलेगी जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा लेम्मा बोलते हैं, इस तरीके से। ये लेयर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर रहेगी पतली सी। ठीक है, अब देखिए ये जो लेयर है, ये कौन सी लेयर हो गई? ये हो गई मिडल लैमेला। ये हो गई मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होती है? मिडल लैमेला प्लांट सेल, बहुत सारी जो सेल होती है प्लांट्स की, उनको आपस में जोड़ने का काम, नेबरिंग सेल जो होती है उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? मिडल लैमेला करता है। ठीक है, अब ये जो हमने ब्लैक कलर की लेयर बनाई, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल है। इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ ये जो सेल वॉल है, ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। और ये जो डॉट डॉट करके हमने बनाया, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। डॉट डॉट करके क्यों बनाए? क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है। ये जो है सेमी परमिएबल होती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अंदर जाने देती है, बाकी सबको अंदर नहीं जाने देती है। मतलब एक प्रकार से जो सलूबल होते हैं, सलूबल फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो अंदर जाते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो बाहर रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पोर है। ये पोर इसलिए है क्योंकि इंटरसेल, जैसा कि यहाँ से कोई एंट्री नहीं कर सकती, यहाँ से ये पोर से ही एंट्री कर सकती है, तो इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मा जो है वो सिंगुलर है, प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो प्लूरल है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब बहुत सारे छिद्र है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। इनसे क्या होता है कि जो एक सेल का मटेरियल है वो दूसरे सेल में ट्रांसफर होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। समझ गए? अब ये तो हमने बना दिया भाई वाल, एक बाउंड्री बना दी। बाउंड्री में जो मिडल लैमेला है, सबसे पहले अगर सेल बनती है तो उसमें सबसे पहले मिडल लैमेला ही जो है बनती है। सेल डिवीजन अभी जब पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन होने के बाद सबसे पहले मिडल लैमेला ही जो है बनती है। इसके बाद जो है प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, फिर जो है प्लाज्मा लेम्मा का फॉर्मेशन होता है। समझ गए? अब मिडल लैमेला ये जो है ये बना किससे होता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इसमें 53%, 53% हेमी सेलुलोज होता है, 30% सेलुलोज होता है, 5% पेक्टिन होता है, 5% प्रोटीन होता है, और 7% जो है लिपिड होता है। तो इस तरीके से जो है इसमें होता है। सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल में मेनली जो है सेलुलोज ही होता है। सेकेंडरी सेल वॉल में मेनली सेलुलोज ही होता है, कुछ अमाउंट में लिग्निन वगैरह, पेक्टिन वगैरह होता है, लेकिन मेनली क्या होता है? सेलुलोज ही होता है। मिडल लैमेला तो हो गया।
अब ये जो प्लाज्मा लेम्मा आई, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया में 80% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। बैक्टीरिया में 80% प्रोटीन होता है और 20% जो है लिपिड होता है। 20% लिपिड होता है। लेकिन नर्व सेल में देखा गया है, नर्व सेल में 20%, जस्ट इसका अपोजिट, 20% लिपिड, सॉरी 20% प्रोटीन, 20% प्रोटीन, 80% जो है लिपिड होता है। लेकिन एवरेज अगर बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें अगर एवरेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 40 से 50% तक, 40 से 50% तक क्या होता है? प्रोटीन होता है। 40 से 50% तक प्रोटीन होता है और 50 से 60% तक जो है इसमें लिपिड होता है। ज़्यादातर किताबों में आपको देखने को मिलेगा 40% प्रोटीन और 60% लिपिड। समझ गए? अब ये जो प्रोटीन और लिपिड है ये किस तरीके से अरेंज होता है इस प्रोटोप्लाज्म में, सॉरी इस जो है सेल मेम्ब्रेन में, उस पे जो है 3 मॉडल दिए गए हैं। उन मॉडल को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो प्लांट सेल है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद एनिमल सेल बना लेंगे और इनका जो है कंपेरिजन कर लेंगे, समझ में आपको जो है आ जाएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ये क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। फिर जो है क्लोरोप्लास्ट होगा, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस जो है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है एक सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में किसके लिए जिम्मेदार होता है? जो ग्रीन कलर आपको दिखता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इन्हीं की वजह से पत्तियों का, स्टेम का जो कलर दिखता है ग्रीन कलर का, वो क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल की वजह से ही जो है दिखता है। क्लोरोफिल जो होता है वो जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके जो है फोटोसिंथेसिस का काम जो है करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का काम कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि खाना बनने का काम कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। पौधों में खाना बनने का काम कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का काम होता है, जिससे एनर्जी निकलती है, एटीपी बनता है। तो इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और फिर जो है क्या होगा यहाँ पे भाई होगा क्या? पैरोक्सिसोम होगा, पैरोक्सिसोम होगा, पैरोक्सिसोम होगा। पैरोक्सिसोम जो है ये एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और प्लांट सेल में पाया जाएगा, है नहीं? एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल की अगर बात करें तो सेल वाल भी जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। वैक्यूल जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ी बड़ी होती है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी होंगी या तो होंगी ही नहीं। ठीक है, तो पैरोक्सिसोम हो गया। इसके बाद जो है एक ऑर्गेनिज्म और होता है, सेल ऑर्गेनिज्म और होता है, इसको बोलते हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम जो होता है इसमें 98% तक जो है, 98% तक क्या होता है? लिपिड होता है, फैट होता है। स्फेरोसोम में 98% तक फैट होता है। और क्या होता है यहाँ पे? स्फेरोसोम हो गया, पैरोक्सिसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम होंगे, फ्री राइबोसोम होंगे। राइबोसोम यहाँ पे 70S और 80S दोनों तरीके के होंगे, राइबोसोम हो गया। और क्या होगा यहाँ पे गोल्जी बॉडी होंगी, इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर में।
गोल्जी बॉडी होंगे। गोल्जी गोल्जी बॉडी को जो है प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी ने इनको खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कॉलिकर महोदय ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा था। सी बेंडा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्लोरोप्लास्ट जो है सिम्पर के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड के पार्ट है। प्लास्टिड को हीकल ने डिस्कवर किया था, हालांकि सिम्पर ने जो है इसको क्लासिफाई किया था। प्लास्टिड को, प्लास्टिड मतलब होता है लवक, तो प्लास्टिड को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एमाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट और एलाइयोप्लास्ट। ठीक है, तो इन 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया था ल्यूकोप्लास्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, स्फेरोसोम, गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से होंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होंगे, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा कि राइबोसोम उनकी सतह पे नहीं पाए जाएंगे, ये हो जाएंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पाए जाएंगे। और जो है फिर क्या होगा, ग्लाइऑक्सीसोम होगा। ग्लाइऑक्सीसोम पाए जाएंगे। ग्लाइऑक्सीसोम एक प्रकार से पेरोक्सीसोम ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशल तरीके के पेरोक्सीसोम होते हैं जो कि केवल और केवल प्लांट से पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम करते क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम जो है एक प्रकार से अनस्टेबल सेल ऑर्गेन्स होते हैं। ये परमानेंट सेल ऑर्गेन्स नहीं है, ये जो है जर्मिनेटिंग सीड में होती है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लिपिड से जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, लिपिड जो है, लिपिड का कन्वर्जन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, जिससे जो है क्या नाम है, सीड जर्मिनेट कर पाते हैं, जिससे जो सीड है वो जर्मिनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सीसोम जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे फ्लूइड भरा रहेगा, यहाँ पे जो है फ्लूइड भरा रहेगा। ये जो फ्लूइड भरा रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड है और इस जो है सेल के अंदर भी फ्लूइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म कलेक्टिवली। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम ये इस तरीके से कर रहे हैं तो ये इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, क्रोमेटिन फाइबर। अब स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, यहीं पे बता देते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रोमेटिन फाइबर, और ये जो है हो गया न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा है ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है यही कंडेंस होकर के फिर क्रोमोसोम को बनाते हैं, यही कंडेंस होकर के क्रोमोसोम को बनाते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, एनिमल सेल को बनाने की बहुत ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है। एनिमल सेल क्या होता है, एनिमल सेल जो है ओवल शेप का इस तरीके से होता है, ओवल शेप का होता है। अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। प्लांट सेल आप देख रहे हैं हेक्सागोनल होता है, एनिमल सेल जो है ओवल शेप की होती है। एनिमल सेल में जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ये स्फेरोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, ग्लाइऑक्सीसोम है, वैक्यूल है, सेल वॉल है, ये सब जो है नहीं पाई जाएंगी एनिमल सेल में। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाएंगी, क्योंकि भाई क्लोरोप्लास्ट तो कैसे होगा, ग्लाइऑक्सीसोम कैसे होगा, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता, एनिमल हरे थोड़े ना होते। ग्लाइऑक्सीसोम मतलब सीड में पाए जाते हैं, पहले आपको बता दिया। तो ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाई जाएंगी। सेल वॉल जो है नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। एनिमल सेल छोटी होती है, प्लांट सेल बड़ी होती है। जब ये सेल आपस में आकार में बढ़ती है तो उसी रेस्पेक्ट में इसके अंदर फ्लूइड जो भरा है वो नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे खाली स्पेस बन जाते हैं, और ये स्पेस बढ़ जाते हैं
जिनको फिर हम वैक्यूल बोलते हैं। ये वैक्यूल रिक्तिका, हालांकि रिक्तिका रिक्त नहीं होती, इसमें मिनरल्स वगैरह साल्ट वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया, ये मेजर अंतर है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जो है आपको सेंट्रोसोम देखने को मिलता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम देखने को मिलता है, जबकि प्लांट सेल में आपको सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए जो सेल ऑर्गेन्स हैं, थोड़ा बहुत हमने आपको आइडिया दे दिया है, लेकिन कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो सेल ऑर्गेन्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ इनका फिगर जो है हम बना देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ इस तरीके की होती है। हालांकि इन पे डिस्कशन जो है हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप एक एक सेल ऑर्गेन्स को जा करके जो है देख सकते हैं। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों जो है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स होते हैं। इनमें क्या है, इनमें डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। यहाँ भी डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये जो है इसकी दोनों लेयर क्या होती हैं, सपाट होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि एक लेयर सपाट होती, फ्लैट होती, दूसरी जो है अंदर इस तरीके से उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इसको जो है क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, जो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको जो है स्ट्रोमा बोलते हैं। समझ गए, डबल मेम्ब्रेनस ये भी है, डबल मेम्ब्रेनस ये भी है। यहाँ भी आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आरएनए डीएनए प्रोटीन यहाँ भी होता है, आरएनए डीएनए प्रोटीन यहाँ पर भी जो है होता है। तो इसीलिए इनको जो है हम, क्योंकि इनके पास भी डीएनए है, तो इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेन्स बोलते हैं। इनको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेन्स जो है बोलते हैं। ठीक है, और इनको हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने खोजा था, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा था, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्लोरोप्लास्ट को सिम्पर ने डिस्कवर किया था। प्लास्टिड है, ये एक प्रकार से प्लास्टिक को जो है हीकल नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह हमने डिस्कस किया है, वो एक बार आप देख लीजिए, 5-5 मिनट के वीडियो हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस तरीके से माचिस की तीली, मैच स्टिक के नुमा जो है संरचना दिखती है। ये इस तरीके से घुंडी नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं F1। और ये जो होती है जिससे ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं F0। तो इनको F0 F1 कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये एटीपी सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। एटीपी सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। F1 पार्टिकल्स पे जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ये जो हमने बनाया है, ये माचिस की तीली नुमा, ये पूरे जो है इस तरीके से क्रिस्टी पे, पूरी क्रिस्टी पे इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, इसलिए पूरी क्रिस्टी पे ये रहेंगे। तो ये फ्लैट सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो है एक प्रकार से इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोल रहे हैं, इसको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्पेस है ये इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोल देंगे, इसको जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोल देंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ जो है इस तरीके से
स्ट्रक्चर जो है बनता है इस तरीके से। क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर जो है बनता है इस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इस तरीके से आपस में ज्वाइंट होते हैं ये। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। और ये जो थाइलेक्वाइड है, ये 5 से 25 थाइलेक्वाइड जब जुड़ जाते हैं तो एक ये स्ट्रक्चर बनती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये 5 से 25 थाइलेक्वाइड जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, ये ग्रेनम इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। तो ग्रेनम क्या है, सिंगुलर है, ग्रेना क्या है, प्लूरल है। ठीक है। अब पूछा जाता है कि ग्रेना में जो है, जैसे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस की एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। तो ये पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेनम में होती है या फिर ग्रेना में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। एलजी की टीवी वगैरह आती है तो लाइट रिएक्शन हो गया ग्रेना में। ठीक है। डार्क रिएक्शन बचा तो डार्क रिएक्शन किसमें हो गया, स्ट्रोमा में हो गया। ठीक है। अब ये जो थाइलेक्वाइड आपस में जुड़ जाते हैं जब, तो इसको हम बोल देते हैं ग्रेनम। और जब ये जुड़ते नहीं है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार से थाइलेक्वाइड ही है जो कि जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। या फिर इसको हम बोल देते हैं अनस्टैग्ड थाइलेक्वाइड। अनस्टैग्ड थाइलेक्वाइड, क्योंकि इनमें स्टैकिंग नहीं हुई है, आपस में जुड़े नहीं है ये, है नहीं। स्ट्रोमा लैमिली बोल देंगे, फिर अनस्टैग्ड थाइलेक्वाइड बोल देंगे। समझिए। अब यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि F1 और F0 होता है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं CF0 और CF1। CF0 और CF1, यहाँ पर भी ये जो CF0 और CF1 है, ये फास्फोरिलेशन का काम करता है। क्योंकि आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस है उसमें भी एटीपी की जरूरत पड़ती है। पहले जो है लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट रिएक्शन में जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो वो एटीपी कहाँ पे बनता है, वो एटीपी यहीं पे बनता है, CF0 और CF1 सिस्टम। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेना में, और ग्रेना में भी ये कॉम्प्लेक्स होते हैं CF0 और CF1। तो यहाँ पे क्या होता है, एडीपी से जो है, एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं फास्फोरिलेशन। इसको बोलते हैं फास्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे फास्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। यहाँ पे डाइफॉस्फेट था, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट हो गया, तो इसको बोलते हैं फास्फोरिलेशन। क्योंकि फोटो के प्रेजेंस में होता है तो इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जो है ये क्लोरोप्लास्ट कपलिंग फैक्टर इसको बोलते हैं, CF0 CF1 मतलब क्लोरोप्लास्ट कपलिंग फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको डिस्कस किया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो कुछ इस तरीके की बॉडी होती है, एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं ये जो है बहुत ही व्यापक नेटवर्क, इस तरीके से सेल के अंदर इस तरीके से नेटवर्क बना होता है। अब ये जो नेटवर्क बना होता है, जैसा कि हमने आपको बताया साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं ये,
तो ये क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा। अब यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो तो बाहर है। तो इसको हम बोल देते हैं साइटोसॉल, इसको बोल देते हैं साइटोसॉल। और ये जो इसके अंदर का हो गया, ये बोल देते हैं इसको हम ल्यूमेन, इसको बोल देते हैं ल्यूमेन। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म को ही इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये जो कवरिंग हो गई एक प्रकार से नेटवर्किंग हो गई। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से ढके हुए स्पेस होते हैं, मेम्ब्रेन से ढके हुए स्पेस होते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क इनका जो है बन जाता है। इनके ऊपर जब अगर राइबोसोम कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चूंकि राइबोसोम आके कवर हो गए इसके ऊपर, तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से रास्ता एक प्रकार का बना हुआ है। तो अभी हमने जब न्यूक्लियस बनाया था तो उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था ना, इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन कहाँ से होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन कहाँ से होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होगी। और न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो इस एमआरएनए को डीएनए न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए रास्ता कौन देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। तो ये पैसेज प्रोवाइड करता है। और काम क्या इसका हो जाएगा, पैसेज प्रोवाइड करना, किसको, एमआरएनए को। एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने के लिए पैसेज कौन प्रोवाइड करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, जिसपे राइबोसोम ना हो। तो वो वहाँ पे ये तो काम होता ही है, ग्लाइकोजन भी बनता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी जो है होती है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस किसमें होगी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैसेज प्रोवाइड करने का काम वो भी करेगा। प्रोटीन नहीं बनेगी क्योंकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है। तो कुछ हार्मोन्स और ग्लाइकोजन और पैसेज प्रोवाइड करने का काम जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थॉम्सन एंड पोर्टर महोदय ने जो है डिस्कवर किया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आप लोग देख लीजिएगा। थॉम्सन एंड पोर्टर के द्वारा जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किया गया था। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। तो ये एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं वेसिकल्स, सिस्टर्नी और ठीक है, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अभी गोल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। और इसको हम जो है डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। इसको हम डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। डिक्टियोसोम हम किस में बोलते हैं, डिक्टियोसोम हम बोलते हैं प्लांट में। डिक्टियोसोम बोलते हैं प्लांट में। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने इसकी जो है, कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किस तरीके के होते हैं ये कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है जो इस तरीके से उभरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं सिस फेज। इसको बोलते हैं सिस फेज। और ये जो कॉनकेव होता है, अवतल, इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। तो सिस फेज हो गया और ट्रांस फेज हो गया। सिस फेज में क्या होता है कि गोल्जी बॉडी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिस फेज पे क्या होता है, जो प्रोटीन बन रही है राइबोसोम में, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम कहाँ से बनते हैं, राइबोसोम न्यूक्लियोलस से बनते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर अभी हमने बताया ना न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है वहां से राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो गोल्जी बॉडी है ये कहाँ से बनता है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ से बनेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेगा। तो ये आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनेगा, ठीक है। तो सिस फेज में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है, और जो लिपिड बन रहा है, इन सब का क्या होता है, यहाँ पे सिस फेज पे स्टोरेज होता है। सिस फेज पे स्टोरेज होता है, और स्टोरेज होकर के इनको सूटेबली मॉडिफाई किया जाता है, इनको जो है मॉडिफाई किया जाता है। ट्रांस फेज पे क्या होता है, ट्रांस फेज पे इनकी पैकेजिंग होती है, इनकी जो है पैकेजिंग होकर के फिर इनको सूटेबल जगह पे जो है पहुंचाया जाता है, कहाँ, गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी काम क्या करता है, गोल्जी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनको सबको जो है मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है, और उनको जो है सूटेबल जगह पे पहुंचाता है। अब पैकेजिंग वगैरह करके सूटेबल जगह पे पहुंचाने का काम कहाँ पे होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। तो इसीलिए गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, या फिर इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोल देते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। या फिर चूंकि पैकेजिंग हो रही है तो पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल बोल देते हैं, या पैकेजिंग प्लांट ऑफ सेल बोल देते हैं। तो इन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बताया। सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस पे जो है क्या होता है ये पूछा जा सकता है। सिस पे जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह का स्टोरेज होता है, उनको सूटेबली मॉडिफाई किया जाता है। और ट्रांस फेज पे जो है इनको इनकी पैकेजिंग होती है, इसीलिए इसको हम पैकेजिंग प्लांट ऑफ सेल बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इसको जो है डिस्कवर किया था, गोल्जी बॉडी को। डिक्टियोसोम जो है प्लांट में बोलते हैं इसको। अब जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को क्लाउड्स पार्टिकल बोलते हैं, क्लाउड्स पार्टिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्लाउड्स नाम के वैज्ञानिक ने इनको जो है ऑब्जर्व किया था। क्लाउड्स नाम के वैज्ञानिक ने इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और इनको माइक्रोसोम नाम दिया था। क्लाउड्स ने माइक्रोसोम नाम दिया था, ठीक है, माइक्रोसोम नाम दिया था। पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। पैलाडे पार्टिकल क्यों बोलते हैं, पैलाडे पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैलाडे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एनिमल सेल में जो है इनको, एनिमल सेल से इनको आइसोलेट किया था। एनिमल सेल से इनको जो है किसको, राइबोसोम को आइसोलेट किया था। आइसोलेट करने के बाद इसमें जो है इन्होंने आरएनए जो है देखा था, आरएनए मॉलिक्यूल। तो इनको जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि आरएनए किससे, राइबोसोम किससे बने होते हैं, आर आरएनए के बने होते हैं और आर प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनको आरएनए पार्टिकल भी बोलते हैं, इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं, पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं, क्लाउड्स पार्टिकल भी बोलते हैं। अच्छा, जो राइबोसोम नाम है ये रॉबर्टसन ने दिया था, सॉरी रॉबर्ट ने दिया था, नहीं, रॉबर्ट ने जो है राइबोसोम नाम दिया था। रॉबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है राइबोसोम नाम दिया था। राइबोसोम पे जो है काम जो है डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है राइबोसोम का, वो जो है ब्राउन एंड रॉबर्टसन को जाता है, ब्राउन एंड रॉबर्टसन को जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ब्राउन एंड रॉबर्टसन ही है शायद, ब्राउन एंड रॉबर्टसन, राइबोसोम, ब्राउन एंड रॉबिन्सन है, सही ना, ब्राउन एंड रॉबिन्सन, ये तो सही है। ये जो हमने आपको बताया रॉबर्ट, ये सही है, रॉबर्ट, ब्राउन एंड रॉबिन्सन, ठीक है, ब्राउन एंड रॉबिन्सन। ब्राउन एंड रॉबिन्सन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इसको क्या किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था विसिया फाबा में। ब्राउन एंड रॉबर्टसन ने जो है विसिया फाबा में, विसिया फाबा जिसको फाबा बीन बोलते हैं, बाकला बोलते हैं, तो इसमें जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ब्राउन एंड रॉबिन्सन ने, राइबोसोम। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था।
राइबोसोम जो होते हैं ये 200 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ये 200 एंगस्ट्रॉम के जो है नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स होते हैं, 200 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। काम किसका करते हैं ये? काम करते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट देते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल, इसलिए इनको बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल, क्योंकि भाई एंजाइम या प्रोटीन जो होते हैं यही सेल को चलाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो 70S टाइप के, दूसरे 80S टाइप के। यहाँ पे एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या फिर इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। तो 70S दो तरीके के जो है कंपोनेंट से बनाता है, एक तो 50S प्लस 30S, और ये जो 80S होता है ये 60S प्लस 40S से मिलकर बना होता है। अब ये जो 50S और 30S हैं, ये मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे इनका जुड़ना और अलग होना डिपेंड करता है। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जो है 0.001 एम है, 0.00 एम मोलैरिटी है, नहीं 0.001 एम है, या फिर इससे कम है अगर इसका कंसंट्रेशन, तो ये अलग अलग रहेंगे, ये जो है अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन 0.01 हो गया, 0.01 या फिर इससे ज़्यादा हो गया, तो ये जो है जुड़ जाएंगे और 70S टाइप के राइबोसोम बना लेंगे। यही केस इसमें भी है। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 एम या इससे कम हो जाता है तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाता है तो जुड़ जाएंगे। ये जो है राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, गोल्जी बॉडी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, है नहीं। तो मेजर मेजर सेल ऑर्गन्स हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं, वीडियो चूंकि लंबा हो गया है तो रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है, एक बार देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि स्पेस मोबाइल में फुल हो जाता है तो रिकॉर्डिंग जो है बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने जो है एक प्रकार से सेल को डिस्कस कर लिया है। सेल में ऑलमोस्ट ये हमने डिस्कस कर लिया है। क्या चीज़ बचा है एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, कोई चीज़ बचा तो नहीं है। लाइसोसोम बचा है भाई, लाइसोसोम इम्पॉर्टेंट है, लाइसोसोम को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस कर लिया है। स्पेरोसोम हमने आपको बता दिया, स्पेरोसोम जो होते हैं ये फैट बॉडी होते हैं और ये प्लांट सेल में ही केवल पाए जाते हैं। लाइसोसोम बचा है, लाइसोसोम को डिस्कस कर लेते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ये डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने जो है डिस्कवर किया था, इसको डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये 3 तरीके के होते हैं लाइसोसोम। एक तो प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरे सेकेंडरी लाइसोसोम और तीसरे जो है रेसिडुअल बॉडीज, रेसिडुअल बॉडीज। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम जैसा कि हमने आपको बताया, लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं? हमने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इससे बनेंगे क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनेगा? गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से क्या बनेगा? लाइसोसोम। तो जो गोल्जी बॉडी से बनते हैं वो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होता है? केवल और केवल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, है नहीं। फास्फेटेज हो गया, डीएनएज हो गया, आरएनएज हो गया, बीटा गैलेक्टोसिडेज हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम में केवल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। अब
लाइसोसोम के अंदर क्या फूड पार्टिकल्स का एक प्रकार से डिग्रेडेशन हो जाता है। तो जब इसमें फूड पार्टिकल्स जो है ऐड हो जाएंगे, लाइसोसोम के अंदर जब फूड पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे और प्लस क्या रहेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जो है लाइसोसोम बोल देंगे। अब फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आए, लाइसोसोम के अंदर डिग्रेड हुए, फिर जो है कुछ कचरा भी तो निकलेगा। जो फूड पार्टिकल्स डिग्रेड हुए उनसे जो भी काम की चीज़ें मिली वो जो है बॉडी में एक प्रकार से हाइलोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया। हाइलोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड भरा रहता है, जिसमें अगर हम साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेन दोनों सेल ऑर्गन्स को निकाल दें तो लिक्विड जो बचेगा उसको बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स को निकाल देते हैं, केवल नॉन मेम्ब्रेनस प्रेजेंट रहता है तो साइटोसॉल बोलते हैं, पूरे सेल ऑर्गन्स हटा देते हैं तो हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। तो हाइलोप्लाज्म में जो है ये फूड पार्टिकल्स जो है यहाँ पे जब डिग्रेड होकर के फिर क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। भाई साइटोप्लाज्म किस तरीके से बनता है, हाइलोप्लाज्म किस तरीके से बनता है, यही फूड मटेरियल तो जाएंगे, उसमें क्या है भाई, प्रोटीन सब चीज़ें तो है, तो इससे बन जाएगा। लेकिन जो वेस्ट बचेगा, अब वो क्या है कि लाइसोसोम के अंदर जो वेस्ट बचेगा वो रहेगा केवल, और लाइसोसोम है तो इसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडीज बोलेंगे। तो 3 तरीके के जो है लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर ये किसी प्रकार का डिफेक्ट, मतलब देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई डैमेज है, तो ये अपनी सेल को ही क्या करते हैं, जिस सेल में ये पाए जा रहे हैं उसी को क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। जब उसको ब्लास्ट करते हैं तो इसीलिए बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम। तो ये हमने जो है डिस्कस किया। तो एक प्रकार से सेल जो है, सेल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस कर ली हैं। सेल ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। अभी देखिए सेल डिवीजन वाला पोर्शन है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसलिए सेल डिवीजन वाला पोर्शन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।